जय हिंद साथियों, चलिए आज सॉल्व करते हैं विद्युत धारा का आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। चैप्टर पढ़ते समय भी बहुत से न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे। जो न्यूमेरिकल बच गए हैं उन्हें आज देख लेते हैं। यदि आपके पास भारत भारती की किताब है तो आप देख लीजिए, ये 3 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, 29 नंबर, 30 और 31 नंबर है। ठीक है, तो देख के वहाँ सवाल देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ आपको हम तो लिख ही दिए हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध, किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। यह दूसरी धातु की दोगुनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार लिया जाए तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा। लंबाई दोगुना कर दिया, त्रिज्या आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तार सेम है। हम लोग प्रतिरोध का सूत्र पहले जानते हैं, L/A होता है। अगर तार की बात करें तो तार देखो कुछ ऐसे होता है, बेलन के आकार का। तार किस आकार का होता है? बेलन का। तो ये होता है उसका लेंथ, और ये क्या है? यही सर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया है। और ये किसके बराबर होता है? πr² होता है। जैसे मार्कर है तो यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेलन का πr²। बेलना आकार होता है ना तार, तो एक के स्थान पे πr² भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक के स्थान पे अगर हम πr² रख दें तो हमारा अच्छा काम हो जाएगा सर, बढ़िया हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट है और मेटल सेम है, धातु सेम है, बोला है धातु सेम, इसीलिए अंडरलाइन कर दिए। तो ये रो भी कांस्टेंट हो जाएगा, रो धातु पे निर्भर करता है, पाई भी कांस्टेंट। तो आपका फार्मूला बना रहे हैं, अभी सवाल नहीं लगा रहे हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? R अनुक्रमानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती R²। बाकी तो कांस्टेंट है, देख लो, कांस्टेंट हटा देते हैं, बाकी सूत्र बन गया। क्लियर? अब यहाँ से कार्यक्रम आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, हल। बाकी ये तो रफ मैटर था। ये फार्मूला आ गया, क्यों? क्योंकि धातु कांस्टेंट, रो खत्म, पाई कांस्टेंट, बाकी त्रिज्या और लेंथ के साथ खेलना है। तो चलो इसे खोल दो, खोल के सूत्र बना लो। तो R1/R2 सूत्र बन जाएगा। अनुक्रमानुपाती L है तो L1/L2 गुणे, उल्टा हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, R2/R1, R2/R1 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका फार्मूला, जो बहुत काम का फार्मूला है। अब चलेंगे हम लोग हर सवाल पे। देखिए लेंथ क्या कह रहा है भाई? R1 क्या दिया है सर? R1 दिया है 6 ओम। इसके बाद पहले L1 लेंथ था, बाद में क्या हो गया? L2 बराबर क्या दिया है? 2 गुना लेंथ क्या किया? 2L1 कर दिया, पहले का 2 गुना। और त्रिज्या क्या कर दिया? त्रिज्या आधा कर दिया। इसका मतलब R2 क्या कर दिया? R1/2 कर दिया। यही तो सवाल में बोला है, देख लो जाके। हाँ सर, उठा के वैल्यू रख दो, काम हो गया। तो R1 का वैल्यू रखो सर 6, R2 निकालना है, और L1 नहीं, कुछ नहीं, L1 रहने दो, L2 2L1 है सर, ठीक है। R2 कहाँ है? ये है R1/2/R1 का होल स्क्वायर। ये R1 क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, R1 से कट जाएगा, 1/2 बचेगा, L1 से कट गया, तो 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 का मल्टीप्लाई करो 1/8, तो 6/R2 बराबर 1/8, तो 8×6 48। R2 बराबर क्या आ जाएगा सर? R2 बराबर 48 ओम आ जाएगा। सॉल्व कर लो, R2 बराबर क्या आ जाएगा? 48 ओम। भाई साहब उत्तर नहीं समझ में आया? 6/R2, इसे वैल्यू रख के हल कर लिए, 1/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/8, 6/R2 बराबर 1/8, क्रॉस गुणा कर लिए, 8×6 48 ओम। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बस ये फार्मूला आप अच्छे से रखे रहो अपने पास, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में भी यही फार्मूला लगाना है। अब हम इतना समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूले से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिएगा। क्या रहा है? 1 ग्राम तार है, तार 1 ही ग्राम है, मास सेम है, 1 सेमी व्यास के मोटे तार का खींचा गया है। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है? 1 सेमी व्यास है तो R1 क्या है बता सकते हैं? R1 क्या हो जाएगा सर? 0.5 सेमी। जब व्यास है 1 सेमी तो R1 क्या हो जाएगा? 0.5 आधा सेमी, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। हाँ सर, ये तो सही है। और दूसरा भी 1 ही ग्राम का तार है, उसका व्यास क्या है? 2 सेमी। अगर व्यास 2 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर? R2 बराबर 1 सेमी हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आई? मोटाई व्यास 2 सेमी तो त्रिज्या 1 सेमी। तो 2 तार हैं,
1 ग्राम दोनों का द्रव्यमान है, यहाँ मामला है दोनों का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है तो सोचो एक अगर पतला है और दूसरा मोटा है और द्रव्यमान सेम है तो लेंथ तो डिफरेंट आएगी, पक्का लेंथ डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि आयतन तो बराबर होगा, तार का आयतन एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या होता है, A1 दो तार हैं, A1 L1 बराबर A2 L2 आएगा, 100% आएगा। और एरिया क्या होता है यहाँ पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2। अगर द्रव्यमान सेम है तो आयतन सेम आएगा दोनों तारों का, दो अलग अलग तार हैं तो यहाँ से पाई पाई काट दो और L1 अपान L2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो L1 अपान L2, L1 अपान L2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, R2 अपान R1, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। देख लो R2 बटे R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, देख लो। एरिया तार है, तार का कैसे निकालते हो, पहले तो आपको फिर से हम बता रहे हैं, तार एक बेलन होता है, तार एक बेलन होता है और ये इसका एरिया ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो दो है, दो तार लिया है सवाल में, तो लेकिन अगर द्रव्यमान सेम है तो आयतन सेम होगा, द्रव्यमान सेम है तो आयतन सेम होगा। तो पहले का A1 L1 होगा, दूसरे का A2 L2 होगा, पक्का। हाँ, आयतन एरिया गुणे लेंथ आयतन हो गया। तो एरिया क्या होगा, पाई R1 इसका स्क्वायर L1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर L2, पाई पाइस कट गया, L1 अपान L2 का मान आ गया, आ जाएगा यहाँ तक अगर आ गया। R1 R2 यहाँ दिया भी है सर, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब आओ R चले, R रो L अपान, अभी डायरेक्ट सूत्र लिखिए, अभी 1 नंबर सवाल में हमने कहा था कि R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2, अब तो फार्मूला बता ही दिए हैं, गुणे R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिए, बहुत काम का है, क्यों बार बार सिद्ध करेंगे, डायरेक्ट याद रखिए। हाँ सर ये तो अच्छा रहेगा, L1 अपान L2 का वैल्यू यहाँ से रख दो, दिए गए सवाल से L1 अपान L2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मास सेम है तो आयतन सेम, आयतन सेम तो रख दिए आयतन सेम, तो L1 अपान L2 का वैल्यू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R2 अपान R1 का होल स्क्वायर गुणे R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R2 अपान R1 पावर 4, क्या R1 अपान R2 बराबर, रख दो वैल्यू आंसर। R2 का मान सर 1 सेमी, R1 का मान 0.5, क्या पावर 4, दशमलव हटाओ 10, 5 दूनी 10, 2/1 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 संबंधे 1, काम खत्म। R1 संबंधे R2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 संबंधे 1। आशा करता हूँ बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। 16 संबंधे 1 ये बी वाला, R1 संबंधे R2 पूछा ही था, देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4R6 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः बिंदु A से B, B से C तथा C से D में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब 3 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ऐसे है, फिर एक प्रतिरोध ऐसे है, तीनों श्रेणी क्रम में है, फिर एक प्रतिरोध ऐसे है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल, सरल सवाल है। एक में तीनों हैं, तीनों एक साथ आएंगे। ए हो गया ए, अब देखो क्या कर रहा है, ए से बी, ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी, ऐसा दिया है सवाल में, देख सकते हो आप, डी तक बात दिया है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर सवाल कह रहा है क्या, देखो क्रमशः है, ए से बी तक कितना है, 4 ओम है, ए से बी तक 4 ओम लिखा है, देख लो ढंग से, ए से बी तक 4 ओम है। अच्छा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, नीचे लिख दें, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो 4 ओम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा, मान लो 4 ओम है। आर क्या है, आर बी और सी, अगला देखो बी और सी के बीच क्या है, आर है, दिया है, और इसके बाद सी और डी के बीच क्या है, 6 ओम है, 6 ओम है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं। अब आगे देखो क्या कर रहा है, यदि उनमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, करंट कितना आ रहा है, करंट सर आई बराबर आ रहा है 2 एम्पियर, करंट आई बराबर कितना आ रहा है,
2 एम्पियर। चलो इसे भी नीचे लिख दो सर, I बराबर 2 एम्पियर की धारा आ रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा, शानदार। तो B व C के बीच का विभवांतर भी दिया है, B व C के बीच का विभवांतर। अगर आप सोचो कि सर इसे हम R1 मान ले रहे हैं, इसे R2 मान ले रहे हैं, इसे R3 मान ले रहे हैं, मान सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट सर दे दिया है। B व C के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट दे दिया है। अच्छा है, अब C व D के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा सर, V3 आएगा, क्योंकि R3 है तो V3 हो जाएगा। अच्छा है, और A व B के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्यों, R1 है तो V1 इसे लिख सकते हो। चलो निकाल लो सबको, आंसर हो जाएगा। जिंदगी में एक बात तो तय है कि कभी भी करंट का रेजिस्टेंस में गुणा करोगे, धारा का प्रतिरोध में गुणा करोगे, सदैव विभवांतर आएगा महाराज। धारा का प्रतिरोध के साथ गुणा करो, सदैव विभवांतर देगा। काम खत्म। धारा का प्रतिरोध के साथ गुणा करो, क्या मिलेगा, विभवांतर। तो धारा 2 एम्पियर आ रही है, प्रतिरोध 4 ओम है, तो धारा का इसमें गुणा करो। अरे V1 बराबर IR1, यही तो पढ़े होगे श्रेणी क्रम संयोजन जब पढ़ा रहे थे। तो I का R1 के साथ, 2 एम्पियर का R1 के साथ करो, V1 आ जाएगा। 2 4 4 दूनी 8, लो भैया 8 वोल्ट हो गया, 4 दूनी 8 वोल्ट। काम खत्म, लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। हाँ अब लगाएंगे नहीं कि I1 बराबर 2, R1 बराबर 4, 4 दूनी 8 वोल्ट, ऐसे लिखवाओगे हमसे तब नाराज हो जाएंगे हम। यही करंट इसमें भी आई, यही करंट इसमें भी गई, यही करंट इसमें भी गई। V3 भी बता सकते हो, बिल्कुल सर। 2 एम्पियर 6 ओम में जाएगा, 6 दूनी 12 वोल्ट। कैसे सर, अरे पगलू नहीं थे, IR3 नहीं हो जाएगा V3 बराबर, करंट का रेजिस्टेंस में गुणा करो, विभवांतर आएगा, सीधी सी बात है। किसी भी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है, उस प्रतिरोध से करंट का गुणा कर दो, उस सिरे का विभवांतर सदैव आ जाएगा, कभी गलत नहीं। I2 6 ओम है, 6 का गुणा करो, 12 वोल्ट आ गया कि नहीं, V3। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस पूछा है, कोई बात नहीं, यही करंट इसमें, यही करंट इसमें, यही करंट इसमें, तो यहाँ पे लगा दो ना, V2 IR2 हो जाएगा, यही तो होगा। हाँ सर, V2 का मान दे दिया ना 4 वोल्ट, I का मान 2 एम्पियर, R2 पूछा है तो क्या दिक्कत है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। R2 बराबर 2 ओम, और यही R2 बराबर R है, 2 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 तीनों सवाल सॉल्व हो गए, देख लो, तीनों सवाल सॉल्व हो गए। अब तीसरे में क्या पूछा है, R का मान बताओ, तो R का मान कितना आया, यही R2 का मान, यही R2R है, 2 ओम। उत्तर है यहाँ 2 ओम हो गया सर। 4 नंबर पे चलो, 4 नंबर का है प्रश्न 3 में, मतलब ऊपर वाले प्रश्न में, A व D के बीच का विभवांतर, A व D, A से D तक का विभवांतर बताना है। तो कौन सा, 4 में, प्रश्न 4 क्या कर रहा है, A व D के बीच विभवांतर, कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर, तीनों विभवांतर जोड़ दो, कितना आ गया सर, 8 वोल्ट प्लस V2 कितना है, 4 वोल्ट प्लस V3 कितना है, 12 वोल्ट। 8 4 12, 12 12 24, तो 24 वोल्ट आ गया। बोलो क्लियर। हाँ सर, एकदम बढ़िया। कहाँ गया 24, ये पहले वाला है। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो, प्रश्न 3 में C व D के बीच का विभवांतर, C व D कहाँ है, ये है, C व D के बीच का विभवांतर हम पहले निकाल के रख लिए हैं, ठीक है। 12 वोल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 वोल्ट यहाँ आंसर भी है ना। ऑप्शन नहीं लिखे नीचे, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए, क्योंकि हमें नहीं पता था नीचे जगह खाली है। तो 12 वोल्ट आंसर हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट सिंपल लगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी रेजिस्टेंस में करंट का गुणा करोगे, उस रेजिस्टेंस के सिरों का विभवांतर मिलेगा, V बराबर IR। कोई शक नहीं होना चाहिए, वैसे बना लीजिए। किसी भी करंट का यदि रेजिस्टेंस में गुणा करोगे तो विभवांतर मिलना तय है, बस इतना जान लो। कभी भी विभवांतर पूछे, उस वायर में, उस रेजिस्टेंस में जितनी करंट जा रही है, उस करंट का
रेजिस्टेंस में गुणा कर दोगे सदैव विभवांतर मिल जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, काम खत्म। तो नंबर 6 में क्या कर रहा है, एक विद्युत परिपथ में 3, 4, 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 4 ओम के प्रतिरोध में 150 मिली एम्पियर, या मैं मतलब मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से। कैसे सर? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सर्किट आप बना दीजिए, आपको समझाने के लिए बनाना पड़ता है मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, और नहीं तो हम तो बनाते भी नहीं। ये क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं 3 प्रतिरोध। दिखा दो भाई, लग रहा है ना समांतर। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। इसकी खास विशेषता आपको केवल याद रखनी है कि यहाँ क्या पढ़ाए थे हम? सर आप पढ़ाए थे कि समांतर, मान लो ए है, ये बी है, तो बिंदु नहीं बदलेंगे, और बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेगा, लेकिन अगर रास्ते बदल गए तो धारा बदल जाएगी। यही पढ़ाए थे? हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। R1 बराबर क्या दिया है? 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम, ठीक है। और करा 4 ओम प्रतिरोध में 150 मिली एम्पियर धारा जा रही है। I2 का मान दिया है, I2 बराबर 150 मिली एम्पियर। अब वो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछ रहा है, अर्थात I1 पूछ रहा है। जरूरी थोड़ी है I1 पूछे, वो I3 भी पूछ सकता था, 5 ओम प्रतिरोध में धारा। तो आपको तो निकालना आना चाहिए ना, पक्का? हाँ। तो ये बताइए, A से B तक विभवांतर तो तीनों के लिए कांस्टेंट होगा कि अलग अलग होगा? समांतर क्रम में सर विभवांतर कांस्टेंट होता है, और श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट होता है, इतना पता है। और हमने तुम्हें जादू सिखाया है कि जो चीज़ कांस्टेंट हो उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं, हम लोग उसे उड़ा देते हैं। तो ये बताओ, आपको अगर थोड़ा सा फार्मूला याद हो, V बराबर IR होता है, और I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। अगर V कांस्टेंट है तो I व्युत्क्रमानुपाती R, पढ़ाते समय ही बताए थे, I व्युत्क्रमानुपाती R होगा। हाँ सर, तो लगा दो I व्युत्क्रमानुपाती R, क्योंकि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, विभवांतर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि समांतर में है, तो I व्युत्क्रमानुपाती R हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ सर। I1 I2 में लगा लो, क्योंकि I2 पता है, R2 पता है, तो I1 निकालना है तो I1 I2 लगा लो, तो आ जाएगा I1 अपान I2 बराबर उल्टा R2 अपान R1। हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रखो, I1 निकालना है, I2 का मान दिया है 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर लिख दिए सर। R2 देख लो क्या है? 4 है। R1 3 है मास्टर, कटा दो, 3 पचे 15, 5 चौक 20, 200 मिली एम्पियर। क्या चाहिए तुम्हें? सर आंसर चाहिए। ये आंसर आ गया, देख लो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत हमने कुछ भी नहीं किया है। अब मान लो तुम्हें सर I3 चाहता तो क्या करते? I3 चाहता, I3 पूछा होता तो क्या करते? बस यही लगा देते I3 के साथ, जो I1 अपान I2 किए हैं वही हम कर देते I3 अपान I2 बराबर उल्टा हो जाता R2 अपान R3। व्युत्क्रमानुपाती संबंध भाई। हाँ सर, एकदम सही। लगा लो, I3 का मान निकालना है, I3 अपान व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? I R के साथ बस उल्टा रिश्ता, I R के साथ उल्टा रिश्ता। I3 यहाँ है तो R3 यहाँ, I2 यहाँ है तो R2 वहाँ, बस उल्टा रहना चाहिए, I R का उल्टा रिलेशन रहना चाहिए। यहाँ I4 होता, मान लो एक आका और होता, यहाँ I4 होता सर, I4 R4, I2 R2, कोई दिक्कत नहीं। I7 होता सर, I7 निकालना होता, एक साथ रजिस्टर लगे होते तब, I7 R7, I2 R2। जरूरी थोड़ी है I2 R2 ही रहे। मान लो I2 ने दिया होता I1 R1 के साथ, I8 R8 का मान निकालना होता, I1 R1 और I8 और R8 में रिलेशन निकालना होता, 8 रजिस्टेंस लगे होते तो क्या करते? I8 यहाँ होता R8, यहाँ होता I1, यहाँ होता R1, जस्ट उल्टा होना चाहिए, I R उल्टा,
मतलब रेजिस्टेंस उल्टा आई के साथ होना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें समझ गए होंगे। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती ढंग से खोल देंगे तो सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। I2 का मान दिया है सर 150 मिली एम्पियर बराबर R2 का मान, R2 सर 4 दिया है, R3 का मान, R3 5 दिया है, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, I3 बराबर 120 मिली एम्पियर आंसर। लो भाई तीसरे में भी करंट पता चल गया। तो कितना समय लगता है इसे बनाने में? सर कुछ नहीं समय लगता, ये चित्र भी नहीं बनाना है मुझे तो सीधा मैं लगा देता, चित्र नहीं ज़रूरत है मुझे, मैं डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती लगा देता, इतने में कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए ये सब बातें बतानी पड़ती हैं। I3 पूछा नहीं है, पूछा केवल I2 है, लेकिन हमने कहा कुछ भी पूछे, इसी में आपको हम 2-5 झूठा ही दे देते हैं। इसे बना लो ज़रा, तो स्क्रीनशॉट लो, एक और झूठा ही दे देते हैं, झूठ मूठ का। हाँ बन गया होगा, हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बना लीजिएगा। अब एक झूठ मूठ का इसी में हम जोड़ दिए सर, एक आप पता नहीं कई रेजिस्टेंस है, ये R क्या नाम दे दें इसका, R3 है सर, R4 कुछ अलग ही दे दो, क्या सर 15 ओम का है, R4 15 ओम का है सर। हाँ I4 बताइए, आप I4 बताइए। और सुनिए I4 बताना है, और I2 नहीं दिया है, मान लो I2 मिटा दिए, I1 दिया है, या छोड़ो I2 दिया है 120 मिली एम्पियर, 120 मिली एम्पियर I3 दिया था, और हमको I4 निकालना है। तो चलो ज़रा देखते हैं कैसे निकालोगे। हमें कोई मतलब नहीं है ऊपर कहाँ दिया है कहाँ नहीं, हमको तो I व्युत्क्रमानुपाती R समझ में आता है, कब पैरेलल में। अब I3 पता है, R3 पता है, I4 निकालना है, R4 4 में 3 पता है, तो इन्हीं चारों में हमें लगा देना है समीकरण। क्या I4 अपान I3 जो पता है उसी में ना। हाँ I4 ऊपर है तो R4 नीचे हो जाएगा, I3 नीचे है तो R3 उल्टा हो जाएगा, बस लगा दो, आ जाएगा। I4 निकालना है सर, I3 क्या है 120 बराबर R3 क्या है सर, R3 5 है, R4 क्या है सर 15 है, दूना 30 3 45 चौका 75 छक्का 90 सत्ते 5 8 20 तो 15 8 120 8 5 40, तो I4 बराबर क्या हो गया 40 मिली एम्पियर आ जाता अगर ऐसा कुछ होता तो। आशा करता हूँ पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे सवाल लगाया जाता है। जो चीज़ कांस्टेंट से उड़ाओ और संबंध बन जाएगा, जो वैल्यू दिया है उसी के साथ संबंध बना दो, व्युत्क्रमानुपाती का आ जाएगा सवाल। आसान लगा हो गया, कुछ भी पूछेगा बता सकते हैं। हटाएं अब, हाँ सर ठीक। 7 नंबर देखिए सवाल, देखिए 7 नंबर सवाल क्या रहा है, समान लंबाई के 2 नाइक्रोम तार AB व BC जिनके अर्धव्यास R, अर्धव्यास माने त्रिज्या R तथा 2R हैं, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसा कि मैंने दिखाया है A से B और B से C, इसका त्रिज्या ज़्यादा है इसलिए मोटा तार है 2R, इसका त्रिज्या 2R है BC का, और यहाँ त्रिज्या क्या है R है, तो ये पतला है, यहाँ दोगुना है 2R है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये R1 सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, ए R1 बराबर R है और ये क्या है R2 बराबर 2R है। हाँ सर ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका विभवांतर क्या है V1 और यहाँ से यहाँ तक विभवांतर क्या है V2, लेकिन वो सवाल में दिया है A से C तक के बीच का विभवांतर V है, मतलब V कहाँ से कहाँ तक है A से C तक, अर्थात A से C तक V है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2। A से C तक का विभवांतर बराबर AB का विभवांतर BC का विभवांतर जोड़ दिए तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा है सर। अब ये बताओ अगर करंट इसमें फ्लो करेगी, कोई धारा अगर जाएगी, कोई धारा जा रही है इसमें, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट होता है। तार कैसे जुड़ा है सर श्रेणी क्रम में, इसका मतलब जब धारा कांस्टेंट तो V बराबर आई आर होता है, मतलब I कांस्टेंट हो गया, तो जो चीज़ कांस्टेंट होता है हम लोग क्या करते हैं उसके साथ उड़ा देते हैं, तो V बराबर क्या आया V प्रोपोर्शनल टू R आ जाए, V1 अपान V2 बराबर R1 अपान R2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। पूछा क्या है
पता नहीं सर, V2 पूछा है। B से C तक विभवांतर बताओ, V2 पूछा है, काम तो हो गया। क्या बात है सर, रेजिस्टेंस कैसे आएगा महाराज? रेजिस्टेंस बड़े आराम से आ जाएगा सर, देख लो कैसे आएगा। रेजिस्टेंस कैसे आएगा देख लो। समान लंबाई बोला है, लेंथ समान, R बराबर रो L अपान A के स्थान पे पाई R स्क्वायर, सॉरी पाई R स्क्वायर, ज़्यादा जल्दबाजी, पाई R स्क्वायर होता है A के स्थान पे। रो सेम है, नाइक्रोम का तार है, रो सेम, समान लंबाई, लेंथ सेम, पाई कांस्टेंट, R व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। देखो भाई, मैं पूरा अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से जुगाड़ सेट करता हूँ। अगर आप मेरे क्लास को पहले देखे होंगे तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो बड़े आराम से लगेगा सवाल। नहीं देखे होंगे तो सोचेंगे क्या बोल रहा है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो अब अगर यहाँ खोल दें तो R1 अपान R2 बराबर R2 अपान R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज़ कांस्टेंट होता है मैं उसको इज्जत नहीं देता। समझ में आया? तो R1 अपान R2 के स्थान पे रख सकते हो कि नहीं? एकदम सर रख सकते हैं, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट रो, क्यों? नाइक्रोम है। यल लंबाई सेम, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनका कहानी अपने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बना रहने दे रहा हूँ। तो इसका मतलब V1 अपान V2 बराबर R2 अपान R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रख दो, आंसर हो गया भाई मेरे, वैल्यू रख दो। V1 का वैल्यू रख दें, क्योंकि V2 तो पूछ ही रहा है, V2 पूछ रहा है तो उसको रहने दो, बाकी वैल्यू रख दो। V1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 बराबर V माइनस V2 हो जाएगा कि नहीं? अरे यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से अगर V1 निकालना हो तो V माइनस V2 हो जाएगा ना। हाँ सर, V1 बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस V2 अपान V2 बराबर R2 बराबर दिया है, देखो R2 बराबर 2R, देखो दिया है 2R, दूसरे की त्रिज्या 2R, ये सर 2R हो गया। R1 बराबर क्या है सर? R होल स्क्वायर, R से कट गया, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। V माइनस V2 बराबर 4 आएगा, तिरिया गुणा कर लो, 4V2 हो गया, ये पक्षांतर कर लो। V बराबर 5V2 हो गया, तो V2 बराबर 1/5 V आ गया। तो भाई साहब आंसर भी आ गया होगा, ये देखो लकलका के आ रहा है, कोई दिक्कत? सवाल क्या कर रहा है? 2 लेक्लांसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें तीसरे लेक्लांसे सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार 3 सेलों से एक बैटरी बनती है। सेलों से क्या बनता है? बैटरी बनता है। बाह्य परिपथ में 5.7 ओम, ये बात जो दे दिया उसे पहले लिख लो, जो मिल गया उसे लिख लो। कैपिटल R बराबर 7.5, सॉरी उल्टा लिख रहे हो मास्टर, 5.7 ओम मिल गया है। बाह्य परिपथ का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ये प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल दिया है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट दिया है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम। तो बाह्य परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, ये तो सर बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये 2 सेल हैं, ये 2 सेल हैं, सिंपल बात समझ लो। मैं थोड़ा चित्र से आपको समझा दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 सेल हैं जिनको कैसे जोड़ा गया है? समांतर क्रम में, फिर उनके साथ एक सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, काम खत्म। और फिर कह रहा है बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, एक रेजिस्टेंस R, उसका मान दे दिया 5.7 ओम। इसका विद्युत वाहक बल सबका दिया है, 1.5 वोल्ट इसका दिया है, तो 1.5 वोल्ट इसका भी दिया है, और इसका रेजिस्टेंस सबका दिया है आंतरिक, 0.2 ओम दिया है, 0.2 ओम दिया है, ये भी 1.5 वोल्ट हो जाएगा और 0.2 ओम हो जाएगा, दे दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? कुल धारा, कुल करंट कितना जा रही है वो पूछ रहा है। कुल करंट बता दो, कुल करंट तो आपको पता ही होगा सर, फार्मूला तो पता है सबको। कुल करंट बराबर होता है सर E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, या R टोटल R इक्विवेलेंट एक ही है तो एक ही रहेगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट, काम खत्म। टोटल विद्युत वाहक बल बटे टोटल प्रतिरोध, बाहर वाला प्रतिरोध अंदर वाला प्रतिरोध टोटल जोड़ के रख दो, आ जाएगा एक करंट टोटल आ जाएगा। तो क्या है बताओ?
समान विद्युत वाहक बल अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमने कहा था, बताया था कि वो वैल्यू सेम आएगी। जो ई इक्विवेलेंट आएगा समांतर वाले में वो 1.5 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसी में से एक होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, हाँ 1.5 वोल्ट आ गया, यहाँ तो आ गया सर। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है? ई इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में ई इक्विवेलेंट यान ई के बराबर होता है, और समांतर क्रम में पैरेलल क्रम में ई के बराबर होता है, अगर पिछला क्लास याद हो तो। ये समांतर में है तो यहाँ तक तो 1.5 वोल्ट हो गया, एक ही अगर लें तो 1.5 वोल्ट हो गया, और 1.5 वोल्ट से श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, 1.5 और 1.5 जुड़ जाएगा, या 2 है 2 का गुणा कर दो तो 3 वोल्ट हो जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्लियर हुआ, कितना हुआ? टोटल ई इक्विवेलेंट क्या हो गया? 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1.5 केवल 1.5 लिया जाएगा, 1.5 लिया जाएगा। समांतर में सेम होता है, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। श्रेणी में 1.5 वोल्ट जुड़ा है, जुड़ जाएगा 1.5 और 1.5 3 वोल्ट, और टोटल और कुछ बैटरी लगी नहीं है तो और कुछ सेल लगा नहीं, 3 वोल्ट का सेल हो गया, काम खत्म। आर का मान 5.7 रख दो, कोई सूत्र नहीं। आर इक्विवेलेंट इसको जोड़ लो। समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट का मान जानते हो कैसे निकलता है? आर इक्विवेलेंट समांतर क्रम में R/N होता है, और श्रेणी क्रम में EN/R होता है। तो R क्या है सर? 0.2, N क्या है? 2, तो 0.1 ओम आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल एक तार लोगे तो 0.1 ओम का आ जाएगा, और श्रेणी क्रम में 0.2 जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट टोटल, ये क्या था? ये तो पैरेलल के लिए था ना, ये तो पैरेलल के थे। अब इस श्रेणी में जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक केवल 0.1 आया, इसके साथ जोड़ोगे टोटल R इक्विवेलेंट आ जाएगा। हटा दें इसे? हाँ सर। अब पिछला लेक्चर अगर आपको याद होगा तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो R इक्विवेलेंट टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक सर 0.1 ओम प्लस ये 0.2 ओम और जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, तो आ जाएगा 0.3 ओम, बहुत आसानी से। तो 0.3 इसे जोड़ दो, 3/6, 1/2, 0.5 एम्पियर। आंसर सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना लो आसान। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, कहता है आर इक्विवेलेंट बताइए, आर इक्विवेलेंट बताइए, नहीं तो कुल धारा पूछ लेगा, नहीं कुछ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है उसका मान। तो आर इक्विवेलेंट ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप कुछ नहीं करिएगा, बस ये देखिएगा R1/R2, जैसे R1/R2 बराबर R3/R4 हो जाएगा तो व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस है, मतलब 10/10 इक्वल टू 10/10, या ऐसा भी कर सकते हो 10/10 इक्वल टू 10/10, कोई भी कर सकते हो। R1/R2 बराबर R3/R4, R1/R2 बराबर R3/R4, अगर R1/R2 इसे माने R3/R4 इसे, अगर ये सत्य है तो पक्का है कि इस तार में कोई धारा नहीं जाएगी। ये रेजिस्टेंस फर्जी का है, डेमो दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लगा ही नहीं, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है यक्स, और वही यहाँ भी हो जाएगा यक्स, सेम पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होने से डिफरेंस नहीं पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है तब विद्युत ऊर्जा या धारा जाती है। पोटेंशियल सेम हो जाने से, विद्युत विभव सेम हो जाने से यहाँ और यहाँ विभवांतर नहीं पैदा होगा, तो इसमें धारा नहीं जाएगा, और धारा नहीं जाएगी तो आप पता है कि रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो यदि R1/R2 बराबर R3/R4 होता है तो सदैव सत्य है कि इस बीच वाले में धारा नहीं जाएगी, और बीच वाले में धारा नहीं जाएगी तो इसको हम काट के निकाल देंगे, इसका मतलब केवल इसको देखेंगे। और ऐसे हालात में अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा? R1 R3 क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और R2 R4 क्या है? इधर श्रेणी क्रम में। इसको जोड़ोगे तो एक तार हो जाएगा, इसको जोड़ोगे एक तार हो जाएगा, फिर दोनों समांतर में हो जाएंगे, तो बड़े आराम से। चूंकि देख लो R1/R2 है ना, 4/8, 1/2 आया, 3/6, 1/2 आया, इसका मतलब R1/R2 बराबर R3/R4 है। अगर ऐसा है तो बीच वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका मतलब है बीच का तार आप तुरंत मिटा दीजिएगा और तुरंत ऐसे बना दीजिएगा, ठीक, ऐसे बीच वाला तार हटा के इस तरह का
इस तरह तार बना दीजिएगा, बीच वाला तार एकदम गायब कर दीजिए। ठीक, अब ये आपका हो गया 4 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, और ये कितना है 8 ओम, और ये कितना है 6 ओम। तो R1 R3 ये R2 ये R4, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 R2 क्या है सर, श्रेणी क्रम में है, देख लो इसका दूसरा सिरा अगले पहले से, और ये वाला देखो ये श्रेणी क्रम में है, इसे जैसे ही जोड़ोगे तो एक तार बन जाएगा R4 R3, कितना हो जाएगा R7 हो जाएगा। ये 7 ओम का एक तार हो जाएगा, काम खत्म। ये देखो तो फिर क्या हो जाएगा, 7 ओम का सर एक तार हो गया, 7 ओम का हो जाएगा। अच्छा है, 8 और 6 14, फिर 14 ओम का एक तार हो जाएगा, सही है कि नहीं, ये 14 ओम का एक तार हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, अब दोनों कैसे लग रहे हैं सर, समांतर में है, तो 1/R इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो, 1/7 प्लस 1/14, तो 14 एलसीएम ले लिए, 7 दूनी 14, 14 1 का 14, 3/14, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तो R इक्विवेलेंट बराबर 14/3 ओम। काम खत्म। इस तरह से निकालेंगे। अगर व्हीट स्टोन का सवाल कभी देखने को मिले तो आप सबसे पहले R1/R2 बराबर R3/R3 बैलेंस देख लेंगे। अगर ये बैलेंस है तो बीच वाला फालतू डेमो के लिए लगाया है आपको भरमाने के लिए, उसे तुरंत काट के निकाल दो, तो आपका सर्किट आसान बन जाएगा। दोनों श्रेणी में ऊपर वाले हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो और इधर जोड़ दो, फिर समांतर में हो जाएंगे, सॉल्व कर लो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की बातें समझ में आ गई होंगी।